नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और इस सीरीज का हम लेकर आ गए हैं आज 20 नंबर का वीडियो, जो कि इस सीरीज को आज खत्म करेगा। और कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइव क्लासेस। चलिए करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम शुरू, और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी। बहुत वेरिएशन हमने क्वेश्चनों को ले लिया है। अब लाइव क्लासेस में हम टॉपिक वाइज अलग अलग उसको जरूर ले लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, यह तार्किक रूप से संबंधित जानकारी का संग्रह है। तार्किक रूप से संग्रहित जानकारी का संग्रह। अच्छा, जो लोग आप लोगों को टेस्ट बराबर मिल रहे हैं व्हाट्सएप पे, है ना, और बाकी जिनको अभी तक नहीं मिले हैं उनको कैसे मिलने वाले हैं वो टेस्ट सीरीज, है ना, तो वो देखेंगे 19 नंबर का वीडियो जो इसके पहले का है, वहाँ उनको जानकारी मिल जाएगी। और आप सारे टेस्ट लगाइए, आपके जितने भी टेस्ट लगने वाले हैं, है ना, उस टेस्ट में कितने नंबर आपके आना चाहिए हम आगे बात करते हैं। फिलहाल प्रश्न देखते हैं, यह तार्किक रूप से संबंधित जानकारी का संग्रह है। मतलब तार्किक मतलब लॉजिकली रूप से अगर हम बात करें तो जानकारियों का संग्रह क्या कहलाता है। सिंपल डेटाबेस का क्वेश्चन है, तो जानकारियों का संग्रह क्या कहलाएगा। हमको बोल रहा है फोल्डर, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और फाइल। अगर हम बात करें फोल्डर की बात करें तो फोल्डर वह जगह होती है जहां पर हम डाटा को स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स, है ना, तो उसके हम अलग अलग क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं उसके अलग अलग फाइल। इंफॉर्मेशन क्या होती है ना, तो तथ्यों और आंकड़ों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमको एक विशेष जानकारी देता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो हमने कंप्यूटर कोई काम करने के लिए दिया गया है, उसकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, ये काम हो रहा है ना, तो वो कहलाता है प्रोसेस के लिए। कोई तो हमारे सिस्टम के पास में है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वो है फाइल। फाइल ही वह ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या होती है, जानकारी होती है, और जानकारियों की ही हम लोग फाइलें तैयार करते हैं। फिर उन फाइलों को हम फोल्डर या सब फोल्डर में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, बाह्य उपकरणों के उपयोग द्वारा प्रोग्रामों को चलाने और लोड करने का कार्य। देखिए, जो बाह्य उपकरण हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स डिवाइसेस का उपयोग करके प्रोग्रामों को चलाने और लोड करने का कार्य कौन करता है, बस यही प्रश्न पूछ रहा है ना। तो हमारे पास जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं सारे ऐसे डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर में बाहर से अटैच करते हैं उनकी बात होती है ना। साथ ही प्रोग्रामों को चलाने और उनको लोड करने का काम कौन करता है। ऑप्शन देखिए, हमको बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्वायरी सिस्टम, डंप प्रोग्राम और फंक्शन सिस्टम। तो हमारे पास जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, या हम बात करें कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं, है ना, हम अलग से डिवाइसेस यूज करते हैं। साथ ही जो प्रोग्राम होते हैं इनको चलाएगा, मतलब इनको रन कौन करेगा या लोड कौन करेगा, तो ये सारा जो काम होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम का है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह होता है मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम किसका है, इसका, है ना। ये किसी प्रोसेस से भाग नहीं लेता है, इसे प्रोसेस कराने में हेल्प करेगा। जो भी काम होगा तो सब कुछ अरेंज कराएगा, व्यवस्थित कराएगा, तो वो है हमारा मैनेजर, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, फाइलों के बड़े संग्रह को क्या कहते हैं, है ना। इसके पहले हमने देखा इंफॉर्मेशन या जानकारियों के संग्रह को हम फाइल कहते हैं। अब फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो बस इतनी सी बात पूछ रहा है। हमको बोल रहा है फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस और फाइल सिस्टम। देखिए, जैसे हम फाइलों को क्या करते हैं, जो फाइल होती है उसमें जानकारी होती है, तो रिकॉर्डों का जो समूह होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। अब अगर फील्ड की बात करें, फील्ड क्या होती है, तो इस तरीके से हमारा टेबल बनता है। इस टेबल में हम ऐसी जानकारियां लोड करते हैं। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये लिखा है ना, या यहाँ पर मैंने ये कुछ नंबर डाल दिए। अब ये क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं, हम ये तभी पहचान पाएंगे जब उसकी क्या होगी, फील्ड होगी। तो किसी भी कॉलम का जो हम हेडिंग लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम, तो अब आपको पता है कि ये क्या है, ये नेम है ना। अगर यहाँ मैं नंबर लिख दूँ या पिन कोड लिख दूँ तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यही क्या कहलाती है, हमारी फील्ड। ठीक है, तो वो टेबल में होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, है ना। फिर हमको बोल रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस भी हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि फाइलों के संग्रह, बड़े संग्रह को, है ना, मतलब बहुत सारी फाइलें होगी तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस तैयार करेंगे। डेटाबेस में अलग अलग प्रकार की फाइलें स्टोर की जाती है ना। फाइल सिस्टम नहीं होगा, फाइल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम पढ़ा है कि जब हम फॉर्मेट करते हैं
तो हमको क्या मिलता है, एक मिलता है हमको FCAT और एक मिलता है NTFS, है ना। ये दो तरह के फाइल सिस्टम है जो हमको कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की सुविधा देते हैं, स्पेशली विंडोज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, डिस्क ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। डिस्क में ट्रैक और सेक्टर का अगर हमको निर्माण करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। हमको बोल रहा है fdisk, फॉर्मेट, चेक डिस्क और एट्रीब, है ना। तो fdisk तो हम नहीं है, फॉर्मेट हम पढ़ते हैं, चेक डिस्क हम पढ़ते हैं, एट्रीब पढ़ते हैं। एट्रीब मतलब किसी फाइल को आर्चिव या रीड ओनली हम जो सेट करते हैं उसकी बात हो रही है। चेक डिस्क मतलब डिस्क की जानकारी हमको चेक करना है, प्रॉपर काम है कर रही कि नहीं कर रही उसके लिए। और फॉर्मेट हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि फॉर्मेट के द्वारा ही हम डिस्क में नए ट्रैक और सेक्टर का निर्माण करते हैं और इस तरीके से हमारे ये सेक्टर होते हैं। ऐसे क्या बनेंगे, ट्रैक बनेंगे और जो डिवाइड करते हैं देन वो सेक्टर बनते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी है कि एक सेक्टर में 512 KB डाटा आता है। चलिए तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डायल अप इंटरनेट एक्सेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। सत्य कथन पूछ रहा है। हाँ, एक चीज तो जरूर याद रखिए आप, प्रश्न हमेशा पढ़िए लास्ट में है, नहीं है, सत्य है, असत्य है ना, वो वर्ड ध्यान से पढ़िए फिर आंसर लगाइए। हमको बोल रहा है डायल अप जो इंटरनेट के एक्सेस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमको कथन पढ़ने, सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये बोल रहा है, यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करता है, यह सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, यह ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग करता है, मॉडेम की गति बहुत तेज होती है। जहां तक डायल अप कनेक्शन की बात है, तो जो डायल अप कनेक्शन होता है इंटरनेट में, उसमें मॉडेम की जो स्पीड होती है बहुत कैसी होती है, कम होती है, बहुत कम है, बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के चलता है। रेंगते हुए चलने वाला इंटरनेट कनेक्शन कोई है तो वो डायल अप कनेक्शन है, इसलिए ये आंसर गलत है। फिर ये बोल रहा है यह ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग करता है, तो नहीं भैया, ब्रॉडबैंड एक अलग तकनीक है, डायल अप एक अलग तकनीक है, ISDN अलग तकनीक है ना। ये सब अलग अलग तकनीकें हैं, तो ये अलग तकनीक है, वो अलग ये नहीं बनेगा। यह बोल रहा है सुरक्षा के लिए राउटर का उपयोग करता है, क्यों करेगा भैया राउटर का उपयोग, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन में हम राउटर का उपयोग नहीं करते हैं। नेटवर्क जब हम तैयार करते हैं तब हम राउटर का प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा होगा, ये भी। अब बोल रहा है यह मौजूदा टेलीफोन लाइन का सेवा का उपयोग करता है, तो हाँ भैया ये सही है ना। डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन पर ही चलता है, क्योंकि हमको मॉडेम लगाना है। ब्रॉडबैंड में भी जब हम मॉडेम लगाते हैं वो भी टेलीफोन लाइन पर ही चलता है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है तो बिल्कुल ये सही है कि डायल अप कनेक्शन हम लोग, और डायल अप कनेक्शन अब कोई नहीं लगवाता है, बहुत पहले की बात है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब हम आया नहीं था उसके पहले की बात है ना। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आप याद रखिएगा DSL और ADSL, DSL और ADSL, सॉरी DSL ADSL, है ना। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हम याद रखना ये दोनों ही संबंधित है, किससे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है। ट्रिगर मतलब, है ना, तो एनिमेशन के संबंध में ट्रिगर क्या होता है, इसमें हम देखते हैं ऑप्शंस को। ये बोल रहा है एक क्रिया बटन जो अगली स्लाइड पर ले जाए, नहीं, अगली स्लाइड पर अगर कुछ ले जाता है तो ट्रांजिशन कहलाता है। एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे तो हमको बीच में एनिमेशन चाहिए, वो ट्रांजिशन होगा। तो ये आंसर कैसा है, ये भी गलत। बोल रहा है स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है, हाँ ये सही हो सकता है, पर बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। गति पथ का नाम, मोशन इफेक्ट, है ना, तो ये नहीं होगा। उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक गलत बोल दिया है और यहाँ पर ये वाला गलत हो गया है, ये वाला सही है ना। ट्रिगर क्या होता है भैया, कि स्लाइड पर एक आइटम है जो क्लिक करते ही क्या करेगा, ट्रिगर हो जाएगा, चलने लगेगा। ठीक है, तो वहां पर ट्रिगर का यूज किया जाता है। और शॉर्टकट की क्या होती है, एनिमेशन चलाने की F5 होती है, रन करने की। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मल्टीटास्किंग करने के लिए औसत से अधिक गति प्रदान करता है ना। हमको क्या करना है भैया, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब यह है कि एक ही समय में एक से ज्यादा कार्यों को पूरा करने की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। अब मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि गति आपको सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी मल्टीटास्किंग करने पर। हमको बोल रहा है पर्सनल कंप्यूटर, तो भैया पर्सनल कंप्यूटर मिलेगी क्या मल्टीटास्किंग में गति, नहीं मिलेगी। नोटबुक जो हमारे पास में है तो वैसा ही है, इसमें भी नहीं मिलेगी।
वर्क स्टेशन है और टेबलेट पीसी। टेबलेट पीसी तो इन दोनों से भी कैसा है, स्लो है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। वर्क स्टेशन आंसर सही है। वर्क स्टेशन कहने का मतलब है कि एक जगह पर आपने बहुत सारे कंप्यूटर लगा दिए, है ना। किसी कंपनी का वर्क स्टेशन होगा, कंपनी के लिए कोई काम करते होंगे तो वहां पर अलग अलग सिस्टम पर पूरा प्रॉपर अरेंज करके और एक वर्क स्टेशन उसका नाम रहेगा, सारा डाटा एक ही जगह सेव होगा और हर एक डेस्क पर अलग अलग काम संपन्न करा दिए जाएंगे। उससे आपका काम एक्यूरेसी के साथ समय के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। तब हम वर्क स्टेशन की स्थापना वहां पर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी प्रस्तुति में स्लाइडों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है ना। देखो, प्रस्तुति मतलब किसी प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। अब किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को प्रस्तुत करना है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। हमको बोल रहा है एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन और प्रेजेंट एनिमेशन। देखिए एनिमेशन जो है इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमको, कस्टम एनिमेशन, है ना। और हमको बोल रहा है प्रेजेंट एनिमेशन। प्रेजेंट एनिमेशन जैसा ऑप्शन हमको नहीं मिलता है ना, जो तो हमने अप्लाई किया वो हमको पता रहेगा। तो यहाँ पर एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर ही मिल रहा है और दोनों ऑप्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। स्लाइड के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है उसको चलाने के लिए हमको एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी और हमको कस्टम एनिमेशन में जाकर उसको सेट करना होगा। ट्रांजिशन जो है इसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, स्लाइडों को प्रस्तुत करने के लिए, कि एक स्लाइड जा रही है दूसरी स्लाइड आ रही है तो बीच का जो समय है उसमें कुछ ना कुछ एनिमेशन दिखना चाहिए, तो ज्यादा इफेक्टिव लगती है वो प्रेजेंटेशन ऑल ओवर, है ना। तो वहां पर एक स्लाइड जाने पर दूसरी स्लाइड जब आती है तब हम यूज करते हैं किसको, ट्रांजिशन को यूज करते हैं। और इसको क्लिक ऑटोमेटिकली या फिर आप उसमें भी डाल सकते हैं, किसमें, पर्टिकुलर साउंड पे भी डाल सकते, समय पे भी डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचालन के दौरान नियंत्रण इकाई यह निर्धारित करती है कि प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या करने के लिए कह रहा है ना। कब, संचालन के दौरान, जब हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको, उसकी बात है। और नियंत्रण इकाई क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, है ना। तो जब आप क्या कर रहे हो, संचालन कर रहे हो मतलब ऑपरेट कर रहे हो, तब कंट्रोल यूनिट क्या निर्धारित करती है कि प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या करने के लिए कह रहा है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमको बोल रहा है प्राप्त करना, निष्पादित करना, डिकोड करना और अंकगणित की प्रोसेस करना। प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट है, नियंत्रण इकाई है, इसका क्या काम। ठीक, हमको बोल रहा है फैच का, प्राप्त करने का, तो फैच का काम इसका नहीं। ठीक है, ये कहां पर है, मतलब सीपीयू के पास में जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें। एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, प्रोसेसर का है। डिकोड करने वाला जो काम है भैया ये जरूर किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना है, तभी तो प्रोसेस हो पाएगी। तो कौन करेगा, हमारा कंट्रोल यूनिट करेगा, ये नियंत्रण इकाई करेगा। अंकगणितीय और अर्थमेटिक लॉजिक जो गणनाएं करता है वो कौन करता है कंप्यूटर में, वो करता है ALU। ठीक है, ये वाला काम। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामर द्वारा मूल रूप से लिखे गए प्रोग्राम को वर्गीकृत किया जाता है। जो प्रोग्रामर होता है उसके द्वारा कोई प्रोग्राम लिख दिया भैया, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे अलग बोलेंगे कि प्रोग्राम द्वारा लिखा गया, तो हम कैसे पहचानेंगे उसको। हमको बोल रहा है ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, सोर्स कोड और इंटरेक्टिव प्रोग्राम। देखिए जब भी कोई प्रोग्रामर होता है और वो किसी प्रोग्राम को लिखता है तो वो जो कोडिंग होती है ना, प्रोग्राम की जो कोडिंग होती है वो कहलाती है किसी भी प्रोग्राम का सोर्स कोड, है ना। और जो सोर्स कोड होता है ये जो होता है ये कभी भी आपको, जब आप अगर एप्लीकेशन वगैरह बनवाते हो किसी से या सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हो, तो वो सोर्स कोड आपको देता ही नहीं, क्योंकि इस सोर्स कोड के ऊपर फिर थोड़ी से चेंजेस करके वो अलग अलग सॉफ्टवेयर एक जैसे बनाते रहता है और उसको बेचते रहता है कंटिन्यू। सोर्स कोड वो नहीं बेचेगा, सोर्स कोड बेच दिया तो आप थोड़ा सा चेंज करो और फिर आप ही। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो प्रोग्रामर द्वारा कोडिंग की जाती है, जो कोड लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को फिर हम बदलकर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन डिजाइन किए, वे है ना। चार्ल्स बेबेज को तो हम जानते ही कंप्यूटर के जनक के नाम से उनको, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में, हमारे एग्जाम में मुश्किल से पूछता है चार्ल्स कंप्यूटर के जनक को, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा, है ना। चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन डिजाइन किए थे। ठीक है, तूने टोटल 2 कंप्यूटर बनाए थे, तो कौन कौन से हैं, वो बोल रहा है हमको एक
एडिशन एंड सबमिशन मतलब जोड़ और घटाव की मशीन है ना। फिर एक विश्लेषणात्मक और अंतर इंजन है, मतलब कि एनालिटिक एंड डिफरेंस इंजन। फिर बोल रहा है एनालिटिक एंड डिजिटल इंजन, और फिर बोल रहा है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इंजन। तो भैया जो चार्ल्स बेबेज है, इनने जो कंप्यूटर तैयार करे थे ना, दो कंप्यूटर तैयार करे। पहला जो इन्होंने तैयार किया था वो क्या था, वो था डिफरेंस इंजन। पहला जो तैयार किया था वो तो डिफरेंस इंजन, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, तैयार ही नहीं हो पाया पूरी तरह। और दूसरा जो उन्होंने बनाया था वो क्या था, वो था एनालिटिकल इंजन। तो विश्लेषणात्मक और अंतर इंजन है ना, मतलब कि एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन। अच्छा, ये जो था एनालिटिकल इंजन, ये कारगर हुआ था तो इसी के लिए, इसी के आधार पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये याद। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के लिए सारणीतीय मतलब टेबुलेटिंग मशीन द्वारा डिजाइन की गई थी। मतलब जो टेबुलेटिंग मशीन थी है ना, उसका विकास किसने किया, डेवलप किसने किया। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला है शुरू की क्लासेस में कि जो डेवलपर्स है ना, कंप्यूटर के विकास करता है, तो किसी लैंग्वेज के विकास करता है ना, इनके नाम हमको पता रहने चाहिए। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है। अभी ये पूछा वैसे ही है, पर उसने सीधे सीधे क्या बोला है कि टेबुलेटिंग मशीन है, इसको डिजाइन किसने किया, मतलब इसका विकास किसने किया, सीधे सीधे ये बात। अब आ रहा है चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, हरमन होलेरिथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है ना। तो एआई की तो यहाँ पर हम बात करेंगे नहीं। चार्ल्स बेबेज जो है, इसके बारे में हम लोगों ने बात जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में करी है। एलन ट्यूरिंग जो मशीन बनाई थी, और हरमन होलेरिथ जो है वो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। हरमन होलेरिथ जो है, इन्होंने टेबुलेटिंग जो मशीन है इसका निर्माण किया था और इसको विकसित किया था, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पता विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर एक होस्ट को परिभाषित करता है। इसको होस्ट को, होस्ट मालूम है आपको कौन होता है। होस्ट मतलब कि जैसे हम वेब पर कनेक्ट होते हैं, वहां पर जो सर्वर होता है वो कहलाता है होस्ट, और हम लोग जो रहते हैं, जो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट पर, हम लोग कहलाते हैं क्लाइंट है ना। ये हम बोलेंगे हम लोग गेस्ट रहते हैं, किसी भी सर्वर पर जाएंगे हम लोग गेस्ट है, और सर्वर स्वयं क्या है, होस्ट है। तो वो जो होस्ट होता है ना, मतलब किसकी बात कर रहा है, सर्वर। जो सर्वर होता है उसका इंटरनेट पर एक जो उसका एड्रेस होता है ना, विशिष्ट क्या है, इंटरनेट पर एक उसकी होस्ट की परिभाषित करता है, मतलब उसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है। हमको बोल रहा है उसके फिजिकल एड्रेस से, लॉजिकल एड्रेस से, पोर्ट एड्रेस से और स्पेसिफिक एड्रेस से। तो हमारे पास जो होस्ट होता है या सर्वर होता है, उसका जो एड्रेस होता है हमको पता है क्या होता है, वो होता है एक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है, हम लोगों ने बात करी है किसमें, डीएनएस में, डीएनएस, डीएनएस में हम लोगों ने बात करी है ना, डोमेन नेम सिस्टम में कि जो आईपी एड्रेस होते हैं उसको फिर डोमेन नेम में बदला जाता है, उसका रिकॉर्ड भी यही रखता है। तो बेसिकली क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, और सर्वर पे जो आईपी एड्रेस होते हैं कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं, स्थायी होते हैं, चेंज नहीं होते, और हम लोगों के लिए डायनामिक रहते हैं, परस्पर चेंज होते रहते हैं। तो जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है सर्वर का, वो कैसा होता है, स्थायी होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। सर्वर के पास जो एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस, वो क्या होगा, वो कहलाएगा लॉजिकल एड्रेस। अगर या फिजिकल एड्रेस की हम बात करें, तो फिजिकल एड्रेस जिससे हम कंप्यूटर में लैन कार्ड लगाते हैं, ये उसका एड्रेस होता है ना। तो फिजिकल एड्रेस के नाम से हम किसको जानते हैं, हम जानते हैं भैया मैक एड्रेस को। फिजिकल एड्रेस के नाम से हम मैक एड्रेस को जानते हैं। और अगर पोर्ट की बात करें, तो हर एक जितने भी हम लोग जैसे कि हम एचटीटीपी की बात करते हैं है ना, ये डिवाइस होते हैं, इनके लिए पर्टिकुलर नेटवर्क पर पोर्ट असाइन किए जाते हैं। तो हमारे पास में अगर हम पोर्ट की बात करें, तो अगर सर्वर के लिए बात कर ले हम लोग, तो इसको पोर्ट 80 है ना, पोर्ट 80 असाइन किया गया है। तो ये हमारे पास वहां पर हम लोग इनको पढ़ते हैं है ना। और स्पेसिफिक एड्रेस हम लोग नहीं पढ़ते है ना। स्पेसिफिक एड्रेस क्या होंगे, सभी होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है, एक जैसे नहीं। तो विशेष एड्रेस हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हमारा जो एड्रेस होता है वो कौन सा होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए उपयोग किया जाता है, अगर इसकी हम बात करें, हमको बोल रहा है प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम चलाना है, एक विशेष कार्य को पूर्ण करना है, प्रोग्राम का डीबगिंग करना है। तो प्रोग्राम का जो डीबगिंग करता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है।
प्रोग्राम बनाने के लिए भी हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है और प्रोग्राम चलाने के लिए भी हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही आवश्यकता है ना। जैसे इसके पहले हमने देखा एक प्रश्न में, याद होगा आपको अभी जस्ट इसी वीडियो में, कि प्रोग्राम को चलाने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, वहाँ पे क्या था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। प्रोग्राम को चलाना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न किसके लिए है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एक विशेष कार्य को पूर्ण करता है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो किसी एक कार्य को पूर्ण करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए हर एक यूजर के अकॉर्डिंग उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होते हैं, है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चला पाएगा कोई भी, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी को एडिटिंग करनी है, किसी को टाइपिंग करनी है, किसी को वेब पे डिजाइनिंग करनी है, ये उसके यूज के हिसाब से सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारकोड के काले और सफेद अवयवों को खालिस्तान द्वारा कोड के इमुलेशन से स्कैन किया जाता है ना, जिसके बाद मैचिंग टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। बारकोड की बात हो रही है ना। बारकोड में काले और सफेद, है ना, मतलब इस तरीके से लाइनें होती है, बस उन्हीं की बात कर रहा है। वो रीड करना है भैया, तो क्या कैसे करेगा, येलो लाइट से रीड करता है क्या, ग्रीन से, रेड से और ब्लू से। तो हमको पता है कि जो बारकोड रीडर होता है वो हमेशा कौन सी लाइट यूज करता है, वो यूज करता है रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट बिल्कुल सीधी गमन में लेजर लाइट होता है रेड, है ना। इन लाइनों के ऊपर पड़ता है और इसके नीचे नंबर लिखे रहते हैं, जैसी लाइन में पड़ता है वो नंबर कहाँ होते हैं, कंप्यूटर में सीधे इनपुट के लिए चले जाते हैं। तो उसको भी आप याद रखिएगा, और बारकोड के क्वेश्चन मैंने बोला है तैयार करने का, तो उसको कर लीजिएगा, है ना। कल से अगर हम कल से लाइव क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछे जाएंगे, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आप आंसर दोगे तो हम क्लास को बहुत अच्छा बनाकर ले जाएंगे, आंसर नहीं दोगे तो फिर पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ के और प्रॉपर क्लास का टाइम आपको बता दिया होगा, 6 PM को है ना। शाम को 6 बजे से कल क्लास रहेगी, लाइव क्लास, और प्रतिदिन लाने की कोशिश करेंगे और प्रतिदिन लेकर आएंगे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर को शाही टोनर और अन्य आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसको स्याही की आवश्यकता नहीं है ना, और रिबन की आवश्यकता नहीं है ना, टोनर की आवश्यकता नहीं है और स्याही की आवश्यकता नहीं, मतलब स्याही भी नहीं चाहिए। स्याही मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, टोनर मतलब कि डस्ट फॉर्म में, कि नहीं पड़ती है। कौन सा प्रिंटर है, हमको बोल रहा है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में तो भैया टोनर यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर में जो इंक यूज की जाती है कैसी है, वो टोनर डस्ट होती है, पाउडर होती है, स्टैटिक। इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इसमें स्याही होती है लिक्विड फॉर्म में। थर्मल प्रिंटर की अगर बात करें तो थर्मल प्रिंटर में ना इंक लगती है, ना रिबन लगती है और ना ही टोनर लगता है। मतलब हमारे प्रश्न का आंसर कौन सा है, यही वाला है ना। इसमें प्रिंट करने के लिए हमको केमिकल ट्रीटेड पेपर लगता है, जिसमें वन साइडेड में क्या होता है, केमिकल की परत होती है, और जब प्रिंटर में लगाया जाता है उसको, तो प्रिंटर क्या करता है, लेजर लाइट से उस जगह केमिकल जला देता है और वो हमको प्रिंट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने चर्चा करी है। थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल पूछेगा आपसे तो आप बताइए फैक्स मशीन सबसे अच्छा एग्जांपल। इसके अलावा आजकल हम सभी जगह यूज करते हैं, मोस्टली बिल वगैरह पर्ची बनाने के लिए थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं, चाहे बिलिंग आ रही हो या मॉल से बिल आपको मिल रहा है ना, या स्वेप मशीन से पर्ची निकलती है, सारी की सारी क्या है हमारे पास में थर्मल प्रिंटर्स है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 के नए संस्करण में दस्तावेज डिफॉल्ट रूप से मैक्रो फाइल के एक्सटेंशन मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन बताना है। और मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, हमको बोल रहा है वो DOCM, DOTM, DOC और DOCX है ना, DCOX ये तो कहीं का भी नहीं। चलिए, तो मैक्रो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो DOC क्या होता है M। अच्छा, यहाँ पर उसने बोल दिया 2016, तो आप लोग याद रखिए कि मैक्रो के एक्सटेंशन की बात अगर आएगी तो वो कोई भी वर्जन बोले, MS ऑफिस का कोई भी वर्जन बोले, सबके लिए आंसर यही होने वाला। ठीक है, तो इतना सा याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेन्यू के किस समूह में इंडेंट विकल्प की सेटिंग होती है। मतलब जो इंडेंट विकल्प होता है ये हमको MS वर्ड में
किस जगह मिलेगा, है ना, ये विकल्प जो है वो कहाँ हमको मिलने वाला है। हमको बोल रहा है पैराग्राफ में, थीम्स में, पेज लेआउट में और पेज बैकग्राउंड। तो हमसे बोल रहा है मेनू की बात कर रहा है, तो पेज बैकग्राउंड हमारे पास में मेनू नहीं है ना। पैराग्राफ, थीम्स और पेज सेटअप, है ना। पेज बैकग्राउंड हमको एक्सेल में मिलता है। चलिए, तो ये आंसर नहीं होगा। पेज सेटअप में हम पेज की क्या है बॉर्डर वगैरह सेट करते हैं, उसका लेआउट वगैरह सेट करते हैं, ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है इंडेंट। इंडेंट जो है भैया ये टेक्स्ट पर काम करता है ना कि पेज पर। थीम्स की बात कर रहा हूँ, थीम्स हमारे डॉक्यूमेंट मतलब पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है थीम्स को, है ना। हमारे पास बचा है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जो ऑप्शन है ये सही है। एमएस वर्ड में दो जगह हमको इंडेंट का ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ही जगह जो ऑप्शन है हमारे पास में पैराग्राफ के। पैराग्राफ में हमको इंडेंट को याद रखिएगा, दो तरह का इंडेंट होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, है ना। इसी को जब बढ़ाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग राइट इंडेंट, और जब घटाया जाता है तब क्या बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, है ना। तो याद रखिएगा ये कैसा है, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट। अगला क्वेश्चन है रन कमांड डायलॉग बॉक्स में खालिस्तान कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन आरंभ कर देते हैं, है ना। रन कमांड की बात कर रहा है। रन कमांड में यहाँ पर हम कौन सा ऐसा कमांड डालेंगे जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन में ओपन करने की कीवर्ड हमसे पूछ रहा है। हमको बोल रहा है वर्ड, विन वर्ड, माइक्रो वर्ड और एमएस वर्ड। देखिए इसमें हमको इसका आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम दो तरह से डाल सकते हैं, दो तरह से कीवर्ड हम दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा वो है विन वर्ड, है ना। विन वर्ड डॉट EXE लिखा है, लेकिन हम लोग बिना EXE के भी डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा, अगर वहां पे विन वर्ड लिखा हुआ है ना, तो भी वो आंसर सही है। विन वर्ड डॉट EXE लिखा है तो भी वो आंसर सही है 100%। तो विन वर्ड डॉट EXE लिखा है, ये आंसर कैसा हो जाएगा, सही। अगर हम एक्सेल के लिए बोले तो एक्सेल को ओपन करने के लिए रन में हम लोग को सिर्फ एक्सेल टाइप करना होता है, ठीक है। और अगर पावर पॉइंट के लिए पूछेगा तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए हम लोग पावर PNT, है ना, पावर PNT टाइप करेंगे और ओपन हो जाएगा पावर पॉइंट, ठीक है। तो उसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए एमएस वर्ड की बात हो रही है। एमएस वर्ड में हम लोग टेबल इंसर्ट करके ला सकते हैं, है ना। ये क्या बोल रहा है तालिका, तालिका मतलब क्या होगा टेबल, टेबल इंसर्ट करके ला सकते हैं। अगर वो पूछे कहाँ से ला सकते हैं तो टेबल हम लोग इंसर्ट टैब से ला सकते हैं। इंसर्ट टैब में जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम सीमा हमसे पूछ रहा है, लेकिन किसके लिए पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो कॉलम के लिए, है ना। मिनिमम और मैक्सिमम सीमा पूछ रहा है हमसे कॉलम के लिए। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो सबसे कम जो उसमें हम लोग कॉलम ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, एक ला सकते हैं, ठीक। अब अधिकतम कितनी ला सकते हैं, तो अधिकतम हम 63 ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों आंसर लग गए, कम से कम एक और अधिकतम 63, ठीक। इसको याद रखेंगे, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर वो रो पूछ लेता हमसे कि कितनी रो, है ना, यहाँ पर पंक्ति लिख देता, है ना, तब पंक्ति के लिए क्या आंसर होता, कम से कम तो एक ही होगा, कम से कम एक। और मैक्सिमम कितनी रो कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं 32767, 32767 हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें रो डाल सकते हैं। इसको भी याद रखिएगा फिगर में, ठीक। फिगर में याद रखना थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये होगा हमारी 20 और 20 में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और हर एक प्रश्नों को हमने डिस्कस करते हुए पढ़ा है। तो चार चार ऑप्शन भी बहुत बार हमने डिस्कस करे हैं। तो मोर देन 1000 क्वेश्चन के आसपास इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने कवर किए हैं। डायरेक्ट फॉर्म में तो हमारे पास वही 500 क्वेश्चन, लेकिन हमने 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन में लगभग किसी ने 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ऐसे सारे ऑप्शन हम डिस्कस करे हैं। साथ ही उसमें किस तरीके से वो प्रश्न पूछ सकता है अगला घुमाकर, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी हुई है। तो यहाँ पर ये सीरीज होती है खत्म नवंबर के एग्जाम के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और सभी के सभी इस बार क्वालिफाई होकर और मुझे मैसेज करेंगे कि हम क्वालिफाई हो चुके, ठीक है। रही बात अभी बचे हुए हमारे पास दिन है, इसमें लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और लाइव क्लासेस कल से आएगी 6 बजे से,
है ना, 6 PM टू, और देखेंगे उसको 1 घंटे की क्लास के आसपास रहना है उसने। तो आप लोग समय पे आएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो जो पूछना है आप पूछ लेंगे। हम लोग जितने क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे दे देंगे, साथ में कुछ MCQ जरूर रखेंगे, उसको भी सॉल्व कराते हुए चलें। ठीक है, तो आप लोग समय का ध्यान रखें, सभी लोग समय पे आ जाएगा और अपने प्रश्न अभी से निकाल के रख लेंगे ताकि हमारा समय बचे और ज़्यादा हम लोग क्लास का फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए आप लोग करिए तैयारी, और टेस्ट आप लोग को मिल गया होगा। टेस्ट के लिए आपको बता दें कि हमारे जो टेस्ट है वो इजी नहीं होते हैं। टेस्ट को हम इस पैटर्न में बनाते ही नहीं हैं कि बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस में चला। तो हमारे जो टेस्ट है इसमें आपके बार बार लगाइए, है ना। अभी आपको टोटल 60 टेस्ट मिलने वाले हैं, उसको कंटिन्यू लगाते चलिए। उसमें आपको कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर, है ना। 52 कंप्यूटर के क्वेश्चन है, उसमें से 30 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पेपर निकल जाए, है ना। 1-2 नंबर कम ज्यादा अगर हो रहे होंगे तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है ना। बहुत ज्यादा नंबर कम हो रहे होंगे तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि अभी हमारे पास समय है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, आप लोग मेहनत कर सकते हैं और पेपर को निकाल सकते हैं, इतनी उम्मीद मैं आपसे बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, तो डेली टेस्ट मिलेगा और 12 बजे के पहले ही आपको टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरे काम निकलते हैं टेस्ट वगैरह के, तो फिर समय नहीं मिल पाता। तो 12 बजे के पहले ही आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे उनको टेस्ट के बारे में बता दे, आपको पता करना है कि टेस्ट कैसे मिलेंगे, तो आपको इसके पहले का वीडियो 19 नंबर का वीडियो देखना पड़ेगा, उससे आपको फिर जानकारी मिल जाएगी। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर जल्द तैयारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।